बिजली पानी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इंटरनेट कनेक्शन देख ले, बसेस देख ले, ट्रेन देख ले, ये सब अभी तक बंद नहीं किया गया है। आपकी बात ठीक है, मैं इस तरीके से अगर देखूं तो ये भी है कि अगर करना होता तो सबसे पहले वो इन चीजों पर अटैक करता, इन चीजों को सबसे पहले बंद किया जाता। लेकिन देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो हम आपको बता भी देते हैं कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दरअसल है क्या। रूस का ये हाइपरसोनिक मिसाइल जिससे हमला किया गया, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था कि पोलैंड के बॉर्डर पर बिल्कुल ये हमला किया गया था। यूक्रेन पर दूसरी बार दरअसल ये हाइपरसोनिक अटैक जो है वो किया गया है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से ये हमला किया गया है। हम बता रहे हैं लगातार आपको कि किंजल मिसाइल ने दरअसल यूक्रेन में किस तरह की तबाही मचाई है, वो तस्वीरें भी लगातार मैं आपको दिखा रही हूं। लेकिन एवनगार्ड का इस्तेमाल भी कर सकता है रूस। एवनगार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये किंजल से और अपग्रेडेड आप वर्जन इसको कह सकते हैं, या और ज्यादा हाईटेक आप कह सकते हैं। किंजल का मतलब खंजर भी होता है, लेकिन एवनगार्ड का क्या मतलब होगा ये मैं जरा अपने एक्सपर्ट से समझूंगी। लेकिन दुनिया में पहली बार है जब इस तरह से हाइपरसोनिक अटैक किया गया है, जिस ओर मेजर जनरल विशंबर दयाल भी इशारा कर रहे थे। दुनिया में पहली बार है हाइपरसोनिक अटैक किया गया है। लेकिन इस बीच हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, जो किंजल और एवनगार्ड की मैं यहां पर बात कर रही थी, कंपैरिजन अब आपको मैं यहां पर दिखाती हूं। देखिए, किंजल की अगर मैं बात करूं तो 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, जबकि एवनगार्ड की आप देखिए 6000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, मतलब कि उससे 4000 गुना ज्यादा आप देख सकते हैं। किंजल की बात करें तो आवाज से 10 गुना ये तेज है, जबकि वहीं एवनगार्ड की अगर मैं बात करूं तो आवाज से 20 गुना ये तेज है, मतलब 10 एकदम ऊपर इससे आप लगाइए। किंजल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर इसकी रफ्तार है, जबकि 1 सेकंड में 10 किलोमीटर रफ्तार एवनगार्ड की है। तो यह है किंजल और एवनगार्ड का फर्क। 12350 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसकी स्पीड है, किसकी? किंजल की। लेकिन हम एवनगार्ड की अगर बात करें तो आप देखिए 24696 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, मतलब बिल्कुल ही डबल। किंजल 2018 में परीक्षण इसका किया गया था, यह टेस्ट की गई थी। 2019 में एवनगार्ड टेस्ट किया गया था, तो 2018 और उसके बाद में आया ये एवनगार्ड। तो ये कंपैरिजन जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं, लेकिन कितनी खतरनाक ये है, जरा कर्नल शैलेंद्र का भी मैं रुख करती हूं और उनसे समझने की कोशिश करती हूं। सर, अभी तो ये किंजल दागी गई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि एवनगार्ड भी दाग सकते हैं? देखिए, मिसाइल आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन सुपरसोनिक मिसाइल की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब रशिया सुपरसोनिक मिसाइल चलाता है तो वो वेस्ट को इंडिकेशन दे रहा है कि आप 2000 किलोमीटर दूर हो मेरे से या 4000 किलोमीटर, मैं इस मिसाइल को इस्तेमाल कर सकता हूं। और अब ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कितना इंस्टिगेट करेंगे। क्या आप मेरे ऊपर न्यूक्लियर डालेंगे तो मैं इसकी सिर्फ वॉरहेड बदलकर एक न्यूक्लियर लगाने की काबिलियत रखता हूं। ये अपने आप में एक डेटरेंस है, ये अपने आप में एक खौफ पैदा करता है वेस्ट में, क्योंकि वेस्ट बहुत सेंसिटिव है कैजुअल्टीज के लिए। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके घर में, उसके पिछवाड़े में आकर कोई बम गिरे। कोई नहीं चाहता वेस्टर्न कंट्री कि वो अपने यहां खुद लड़ाई लड़े। कोई वेस्टर्न कंट्री अपने ट्रुप्स को यूक्रेन भेजकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, सीधी सीधी बात। और इसका तो फिर सर, ऐसे में जो वॉर ड्रिल्स हो रही है उनका कितना रेलेवेंस है? इसी सवाल के साथ मैं आऊंगी, जो पॉइंट यहां पर आपने उठाया है, और बिल्कुल वैलिड है ये पॉइंट। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो डोनेट्स से आ रही है, वहां पर देखिए यूक्रेन का हमला हुआ है, भीषण हमला हुआ है, और बच्चों का जो अस्पताल दरअसल है वहां पर हमला किया गया है। देखिए, डोनेट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए, ये डोनबास का वो गणराज्य कह लीजिए, क्षेत्र कह लीजिए, जिसे मान्यता पुतिन की ओर से दी गई, एक स्वतंत्र देश आप कह लीजिए इसको, कि घोषित किया गया था। उसके बाद जब वो संबोधन देते हैं, किस तरह से विद्रोह की आवाज फिर उठी थी, और उसी के बाद हमने देखा था ये युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। और आज 25वें दिन भी ये महायुद्ध जारी है, और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि देखिए, यूक्रेन पर किस तरह से ताबड़तोड़ हमले रूस की ओर
से जारी है एक और मिसाइल जो रूस की ओर से दागी गई है। देखिए, अब तक रूस ने यूक्रेन पर 1000 से ज्यादा मिसाइल्स होंगी जो दागी गई है, और ये हम हाइपरसोनिक की बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जो खबर मिल रही है पिछले 2-3 दिन से, आप ये देखिए कि कल भी हमने देखा था कि हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया था, आज भी किया गया था, इससे 4 दिन पहले अगर हम देखें तो तब भी किया गया था। तो आप ये देखिए कि एक के बाद ये एक अटैक्स जो है वो लगातार जारी है। सर, थोड़ी देर पहले कर्नल शैलेंद्र जो बात कह रहे थे, मेजर जनरल, मैं आपसे उसको समझना चाहती हूं कि फिर ऐसे में अगर हम अमेरिका और ये नेटो जो लगातार जो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, चाहे नॉर्वे में देख लें, चाहे स्वीडन में देख लें, इस तरह की वॉर ड्रिल का फिर क्या रिलेवेंस है, क्या महत्व रह जाता है इनका? देखिए मानी, ये जो नॉर्वे में जो स्वीडन में एक्सरसाइज हो रही है, ये नाटो की पहले से वेल प्लान्ड एक्सरसाइज थी। नाटो ट्रूप्स एक्सरसाइज करते हैं, उसका महत्व ये है कि वो अपनी ट्रेनिंग, अपने ट्रूप्स को, अपने वेपन्स को ट्रेन करते हैं और अपनी ड्रिल्स करते हैं। लेकिन खतरा नाटो को थोड़ी है। नाटो स्पष्ट कर चुका है। पहली बात तो नाटो का चार्टर बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी वो अपने ट्रूप्स यूज नहीं करेंगे जब तक नाटो की टेरिटरी नहीं होगी। अगर नाटो की टेरिटरी के बाद बाहर कहीं उनके ट्रूप्स जाएंगे तो पूरी की पूरी हर एक कंट्री की पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा ना, तो ऐसा कुछ संभव नहीं है। नाटो का इस लड़ाई से सिर्फ ईयू के और इन यूरोपियन कंट्रीज का जो मदद है, नाटो वो मदद कर रहा है, हथियार दे रहा है, उनको इकोनॉमिक फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा है, फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है, ये अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल लड़ाई को खत्म नहीं कर रहा है, लड़ाई को बढ़ा सकता है। हाँ। यूक्रेन को जिता नहीं सकता, लड़ाई यूक्रेन को जिता नहीं सकता। ये बगैर बात यूक्रेन की तबाही होगी, इसमें रशिया का भी नुकसान होगा और इस लंबाई में खिंचेगी पूरी मुल्क दुनिया का नुकसान है। आखिर यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो यूरोप में ऑलरेडी ये नहीं कि सिर्फ ऑयल एंड गैस की कमी है। यूरोप में अगर आप पूछे, मैं अभी बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, कुछ फीडबैक ले रहा था, वहां पे भी ब्रेड की थोड़े दिन में दिक्कतें आएगी, वहां पे भी गेहूं नहीं मिलेगा थोड़े दिन में, वहां पे भी सप्लाईज की प्रॉब्लम आएगी। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं एक समझदारी इसमें होगी कि जो मध्यवर्गीय है, जो समझदार लोग हैं दोनों मुल्कों के, जो वो बार बार वार्तालाप इसीलिए हो रही है कि वो समझौता चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो समझौता चाहते हैं, लेकिन शायद प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो नहीं फेस लूज करना चाहते। उन्होंने अपने देश को इतना हाइपर मोटिवेट कर रखा है, खुद अपने आप को इतना डिस्प्ले कर चुके हैं बार बार जाके। और एक बार मैं फिर कहूंगा कि बार बार कहते हैं पुतिन अपने बच्चों को यहां भेज रहा। पुतिन तो खुद स्टेडियम मारते हैं, एड्रेस करते हैं। रशिया पे कोई खतरा थोड़ी है। यूक्रेन कोई न्यूक्लियर वॉर थोड़ी कर रहा है। यूक्रेन के पास कोई काउंटर अटैक एयर कैपेबिलिटी। लेकिन सर,